साइनोसाइटिस आम सर्दी जुकाम से शुरू होता है और फिर एक बैक्टीरियल वायरल या फंगल संक्रमण के रूप में पूरी तरह विकसित हो जाता है। हमारी खोपड़ी में बहुत सारी कैविटीज़ यानी खोखला छेद होता है। यह हमारे सिर को हल्का बनाए रखने और सांस लेने में मदद करती है। इन छेदों को साइनस कहते हैं। यदि इन छेदों में बलगम भर जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इस समस्या को साइनोसाइटिस कहते हैं। यह साइनोसाइटिस नाक के आसपास, गाल व माथे की हड्डी के पीछे और आँख के बीच के भाग में पैदा होने लगती है। हर वर्ष बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नाक की यह समस्या काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और यह समस्या 8 में से 1 व्यक्ति में देखने को मिल रही है। दर्शकों नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। स्वास्थ्य चर्चा के सीजन 2 के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम स्वास्थ्य चर्चा में बात करते हैं साइनसाइटिस पर। दर्शकों, देखा जाए तो सिर दर्द होना या सर्दी लगना एक आम बीमारी है, लेकिन कभी कभी अनदेखी के चलते ये गंभीर बीमारियों का भी रूप ले लेती है, जिनमें साइनसाइटिस भी है। हालांकि ये बीमारी कई बार समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक रह गई तो बैक्टीरियल वायरल के रूप में फैल जाती है। फिर अंत में इसका सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। तो आइए साइनसाइटिस के बारे में जानें नगर के वरिष्ठ ENT चिकित्सक डॉक्टर राजीव मिश्रा से। मेरा नाम डॉक्टर राजीव मिश्रा है। मैं सिगरा स्थित ENT क्लिनिक में नाक कान गले की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने BHU से IMS BHU से MS और MBBS और MS उत्तीर्ण किया है और मेरा मेन इंटरेस्ट माइक्रो सर्जरी कान का और दूरबीन द्वारा नाक की सर्जरी इसमें है। साइनसाइटिस की समस्या क्यों होती है और इसके लक्षण? साइनसेस जो होते हैं चेहरे में आँख के पीछे और चेहरे पे दोनों तरफ खाली हवा वाली जगहें होती हैं। नॉर्मली ये जगह खाली रहती है और इसमें केवल म्यूकस रहता है और एयर रहता है, लेकिन जब इसका एयर का विचरण बंद हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। मोटे तौर पे साइनोसाइटिस को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, इन्फेक्शन और एलर्जिक। एक सामान्य व्यक्ति में साइनस से निरंतर म्यूकस का स्राव होता रहता है, जो कि नाक के द्वारा पीछे होकर के पेट में चला जाता है। किंतु यदि व्यक्ति जब एलर्जिक हो जाता है या सूजन आ जाती है तो उसके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे उनका म्यूकस अंदर इकट्ठा रहने लगता है और उनमें रुकावट होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। इस तरह की साइनोसाइटिस दवा द्वारा, भाप द्वारा, स्टीम से और मौसम के बदलाव से सुधरने की उम्मीद बहुत अच्छी रहती है। दूसरा जो साइनोसाइटिस होता है वो इन्फेक्शन होता है। उसमें मोटे तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, जो फंगस से इन्फेक्शन होता है उसमें जो साइनोसाइटिस होती है उसका इलाज मात्र ऑपरेशन है। किंतु जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से साइनोसाइटिस होता है, शुरुआती समय में एंटीबायोटिक से, नेज़ल ड्रॉप से, स्टीम से उसमें आराम मिल सकता है और बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो व्यक्ति बिना ऑपरेशन के फिर से नॉर्मल हो सकता है। साइनोसाइटिस में मेन लक्षण सर का दर्द होना, जिस साइनस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उस तरफ दर्द होगा। जैसे आँख के नीचे जो साइनस है अगर वहाँ पे होगा तो आँखों के नीचे सूजन और दर्द, आँख के बीच में ऊपर की तरफ जो होता है तो वो माथे पे दर्द। मोस्टली अधिकतर केसेस में साइनोसाइटिस का दर्द सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, सर झुकाने पे भारीपन महसूस होगा। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है उन व्यक्तियों में जिनको कि सर का दर्द है किंतु वो तनाव से या माइग्रेन से है। माइग्रेन या तनाव का सर दर्द शाम के वक्त होता है, दोपहर के बाद होता है। साइनोसाइटिस का दर्द 90% से ज़्यादा केसेस में सुबह के समय होता है, सो के उठने के बाद। साइनसाइटिस से होने वाली समस्याएं। साइनोसाइटिस अगर एलर्जिक है और अगर कोई व्यक्ति कभी भी साइनोसाइटिस एलर्जिक व्यक्ति में तुरंत नहीं होता, शुरू में उसको खाली छींक आएगी या एलर्जी बार बार होगी और उसी वक्त अगर ठीक से इलाज किया जाए, दवा ली जाए या व्यक्ति बचाव करे तो साइनोसाइटिस में बदलता नहीं। किंतु अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो साइनोसाइटिस में परिवर्तित हो जाता है और एलर्जिक साइनोसाइटिस आगे चल के फेफड़े को भी इन्वॉल्व करता है और फेफड़े के इन्वॉल्वमेंट होने से उसको अस्थमा तक की संभावना रहती है। किंतु ऐसा नहीं है कि सभी साइनोसाइटिस के केस में अस्थमा मिले।
लेकिन एलर्जिक साइनोसाइटिस में अक्सर वो चेस्ट की कमजोरी से रिलेटेड होता है। जो सर्जिकल केस होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है उनमें चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फेफड़े मूलतः सुरक्षित रहते हैं उसमें। क्या है उपचार? साइनोसाइटिस का पहले डायग्नोसिस बनना जरूरी है। जब सीटी स्कैन नहीं था, दूरबीन नहीं थे, तो साइनोसाइटिस में केवल एक्सरे से काम चलाना पड़ता था। किंतु आज की तारीख में कई तरह से जांच हो जाती है। सीटी स्कैन और दूरबीन से जांच द्वारा ये मालूम हो जाता है रुकावट कहाँ पे है, किस तरह की साइनोसाइटिस है। जैसे मैंने पहले बताया, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, शुरुआत में अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया, बचाव किया गया, तो वो साइनोसाइटिस में पूरी तरह परिवर्तित नहीं होता, तो उसमें किसी प्रकार के सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बचाव के लिए एंटी एलर्जिक खाएं। वो डरते हैं कि हम सेट्रिजिन कब तक खाएंगे या एंटी एलर्जिक कब तक खाएंगे। अभी कई तरह के नेजल स्प्रे भी उपलब्ध हैं जिससे कि उससे भी फायदा होता है, और अगर शुरू में इलाज किया जाए तो साइनोसाइटिस बनने नहीं पाता। किंतु साइनोसाइटिस अगर फंगल है तो बिना ऑपरेशन उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और अंदर के साइनसस को खोल दिया जाता है, जिससे कि नाक के द्वारा दी गई दवा साइनस के अंतिम कोने तक पहुंच जाए। कब पड़ती है ऑपरेशन की जरूरत? जब साइनोसाइटिस में इन्फेक्शन वाला अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन पैदा कर रहा है और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के सारे लक्षण मौजूद हैं, तो मवाद निकालने के लिए साइनोसाइटिस का ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो फंगल साइनोसाइटिस, जैसा मैंने बताया कि उसमें ऑपरेशन ही इलाज है, उसमें दर्द शुरुआत में नहीं होता। फफूंद होता है साइनस के अंदर और वो बढ़ता रहता है, नाक को बंद कर देता है, व्यक्ति को महक आना बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और यदि इलाज नहीं किया जाए तो ये फफूंद आगे चल के ब्रेन में घुसने की भी क्षमता रखता है। तो उसका इलाज पहले सीटी स्कैन द्वारा कंफर्म करने के बाद उसका इलाज ऑपरेशन है। कितने समय तक रह सकती है साइनसाइटिस की समस्या? अगर एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो जब तक एलर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे, व्यक्ति एलर्जिक है, अगर उसकी बनावट ऐसी है या उसकी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे कंडीशन में काम करना पड़ रहा है जहाँ का वातावरण उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको तो इलाज निरंतर करना पड़ेगा। फंगल साइनोसाइटिस जो होता है, फफूंद ऑपरेशन के बाद भी उसमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत कम मात्रा हो जाती है, और नाक की स्प्रे का सहारा लेना पड़ता है। और मौसम के हिसाब से वो बदलता है, क्योंकि वातावरण में बदलाव वो नाक में सीधे घुसता है। आप नाक को बंद नहीं कर सकते हैं कान और आँख की तरह, ग्लव्स या दस्ताने की तरह जैसे हाथ को छिपा लिया जाता है। तो मौसम का बदलाव नाक में अंदर तक प्रभावित करता है, जैसे फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ऐसे व्यक्ति में ऑपरेशन के पश्चात भी अगर ये एलर्जिक है तो दवा का सहारा लेना पड़ेगा। इन्फेक्शन वाले केस में, जो इन्फेक्शन से साइनोसाइटिस है, उसमें ऑपरेशन के बाद अधिकतर केस में कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती। उपचार में योगा कितना कारगर? साइनोसाइटिस, यदि फंगल साइनोसाइटिस है तो उसमें योगा का कोई रोल नहीं है। इन्फेक्शन से साइनोसाइटिस है तो उसमें भी योगा का रोल नहीं है। उसमें ऑपरेशन करके ही उस पस को निकालना और उसको भविष्य में न बनने देने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। किंतु अगर व्यक्ति को एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो अंदर के साइनसेस में सूजन न हो एलर्जी की वजह से, उसमें योगा का सिर्फ नेति, जो जल नेति, वही कारगर हो सकता है। बट उसके उपयुक्त तरीके से देख रेख में किया जाए तो जल नेति द्वारा अंदर के साइनसेस की सिकाई होती है। उसका दूसरा रूप भाप लेना भी है। आप भाप लेते हैं तो भी अंदर सिकाई हो जाती है, लेकिन जल नेति में जो नमक पड़ा होता है उसकी वजह से अंदर की सूजन घटती है और उससे निश्चित तौर पे फायदा मिलता है। कैसी हो डाइट, क्या करे परहेज? मोटे तौर पे साइनोसाइटिस के मरीजों में डाइट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, किंतु यदि व्यक्ति एलर्जिक है तो उनको उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे उसको एलर्जी बढ़ती हो, छींक आती हो या ज़ुकाम होता हो। किंतु ऐसे लोग जो ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं जहाँ धूल के कण हैं या लकड़ी के बुरादे हैं, कण हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, अगर उनमें इकट्ठा होता है साइनोसाइटिस होता है, तो ये प्रयास करना चाहिए कि अपने काम को बदल दें। डाइट से इसका सीधा रिलेशन नहीं है। डाइट से साइनोसाइटिस या उसके ऑपरेशन से सीधा रिलेशन नहीं। तो दर्शकों, अभी आपने जाना डॉक्टर राजीव मिश्रा से साइनसाइटिस के कारण, लक्षण, उपचार के बारे में।
तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में डॉक्टर के सुझाव को अमल में लाएं तो बीमारी के प्रति अलर्ट रहें। सेहत का ख्याल रखें तथा लक्षणों को जानते हुए सर्दी जुकाम एवं प्रदूषण से बचें। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।